हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अगर आप नेट के लिए या पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शोधनम। इससे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं, इसको जानने के लिए या इसको जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहला है गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप क्या है? स्पेसिफाइड सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं ताकि कंपनीज जो हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सके। यानी इन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ये गाइडलाइंस दी जा रही हैं? ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू बता सके, प्लस कंपैरेबिलिटी पॉसिबल हो सके। एक कंट्री में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अगर एक तरीके के प्रिंसिपल्स को यूज नहीं किया जा रहा है तो हम दो कंपनीज में कंपैरिजन करना चाहें या एक ही कंपनी के 2 ईयर्स में कंपैरिजन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर हर बार हम अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करें। और हर कोई अपने हिसाब से अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने लगेगा तो कंपैरेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। अब जो ये गैप है ये 2 तरीके का होता है। एक गैप है नेशनल गैप, दूसरा है इंटरनेशनल। जब कोई कंट्री अपने खुद के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल गैप। जैसे कि इंडिया में क्या है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूएस में क्या है यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सभी क्या है? नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो एक कंट्री ने अपने यहाँ जो अकाउंटिंग बनाई जा रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं उनको गवर्न करने के लिए बनाए हैं। इंटरनेशनल गैप क्या है? जब कई कंट्रीज मिलकर एक साथ आती हैं और कुछ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स बनाती हैं जो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज अगर फॉलो कर रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल गैप कहेंगे। जैसे हैं आपकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? यूके ने बनाए हैं और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शॉर्ट में जिसे हम IAS कहते हैं, ये क्या है? एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कई सारी कंट्रीज ने मिल करके बनाया है और ग्लोबली अडॉप्ट किया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कौन बनाता है? तो ये बनाता है IASC, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। अब एट प्रेजेंट जो ये IAS है इनको हम किस नाम से जानते हैं? IFRS के नाम से। IFRS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यही जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था इसको क्या किया गया? न्यूएस्ट वर्जन हो गया, इसका नया वर्जन बनाया गया जिसको हम कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और इसको बनाने के लिए IASC चेंज होके बन गया IASB, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब अगर हम IASC की हिस्ट्री के बारे में देखें तो IASC क्या है? ये एक लंदन बेस्ड ग्रुप है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था या किस ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया गया? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। इस लंदन बेस्ड ग्रुप में 75 कंट्रीज शामिल थी। बेसिकली 75 कंट्रीज की जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं, जो यहाँ के अकाउंटिंग बॉडीज हैं, वो इसका पार्ट थी। इंडिया में कौन इसका पार्ट हुआ? ICAI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो 75 कंट्रीज की प्रोफेशनल अकाउंटिंग जो बॉडीज थी वो इसकी मेंबर्स थी। क्यों इसको डेवलप किया गया या क्यों इसको बनाया गया? इस ऑब्जेक्टिव से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जा सके अकाउंटिंग से रिलेटेड। जो अकाउंटिंग बनाई जा रही है हर कंट्री में उसके लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को
बनाया जा सके। उन्हीं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आज हम IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं। IASC इसको बनाया गया था जून 1973 में और ये IASC चेंज हो गया IASB में 1 अप्रैल 2001 में। अभी जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको IAS भी मिलेगा और IFRS भी मिलेगा। 31 मार्च 2001 तक जब तक स्टैंडर्ड्स बनाए गए उसको नाम दिया गया IAS और 1 अप्रैल 2001 से जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए उनका नाम है IFRS। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS क्या है? एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जो या तो सभी कंट्रीज जैसे है वैसे अडॉप्ट करती हैं या फिर उसको कन्वर्ज करती हैं। IFRS कंप्लायंट होने के लिए दो तरीके की टेक्निक्स बताई गई हैं। पहला टेक्निक क्या है कि या तो आप उसे अडॉप्ट करो और दूसरा क्या है, कन्वर्ज करो। अडॉप्ट करने का मतलब क्या है? एज इट इज जो IFRS बनाए गए हैं सेम वही IFRS अगर कोई कंट्री यूज कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो IFRS को अडॉप्ट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर कनाडा ने क्या किया है? IFRS को अडॉप्ट किया है। एज इट इज जो IFRS है इन्होंने वैसा ही सेम टू सेम अप्लाई कर लिया है। दूसरा तरीका क्या है? कन्वर्ज करने का। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि अपनी कंट्री के हिसाब से जो IFRS है उनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं या मॉडिफिकेशन किया जाता है और अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया ने क्या किया है? IFRS को कन्वर्ज किया है। इंडिया इज IFRS कन्वर्ज्ड। खुद के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इन द लाइन ऑफ IFRS। जो IFRS है उनको बेस लेके या उसी लाइन में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। तो इंडिया में जो IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम कहते हैं इंड AS। इंड मतलब इंडियन, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑलमोस्ट सब चीजें सिमिलर ही आपको मिलेंगी बट कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अब बात आती है कि कन्वर्जेंस की क्या जरूरत है या क्यों ऐसी नीड समझ में आई कि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही यूज किया जाए। जैसे हमारी कंट्री में अपने खुद के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो ICAI बनाती है बट स्टिल देयर इज अ नीड फॉर अडॉप्टिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला रीजन जो यहाँ पर बताया गया है वो है रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। आज का टाइम क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड है। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपके टाइम में डोमेस्टिक ट्रेड सिर्फ होता है। हम क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनली बाइंग एंड सेलिंग, इंटरनेशनली हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अब कोई कंट्री अगर अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करती है अकाउंट्स बनाने के लिए, हम दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करते हैं, तो दूसरी किसी कंट्री को अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है या हमसे ट्रेड करना है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, जिस बेस पे अकाउंट्स बनाते हैं वो डिफरेंट है और दूसरा कोई जिस बेस पे बना रहा है वो डिफरेंट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हम इनकम मानते हो, सामने वाला उसको इनकम ना मानता हो। हमारे यहाँ कोई चीज एक्सपेंसेस हो सकती है, किसी के यहाँ रूल से कुछ और उसको माना जा सकता है। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेस करने में ये डिफिकल्टी बनाती है। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स से बचने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया जा रहा है। दूसरा क्या रीजन है? कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है तो एक सिमिलर, एक कॉमन बेसिस होना चाहिए, तभी हम दो कंपनीज में या किसी एक कंपनी के ही 2 ईयर्स में कंपैरिजन कर पाएंगे।
थर्ड क्या है? यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सभी एक तरीके के रूल्स का इस्तेमाल करें, कंपैरिजन करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। आईएफआरएस क्या करता है? ज्यादा डिस्क्लोजर्स अलाउ करता है। कोई भी चीज हम छुपा नहीं सकते हैं, मैक्सिमम चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी आईएफआरएस के थ्रू ज्यादा आ रही है। इसीलिए इस तरीके की नीड देखी गई कि आईएफआरएस सभी लोग अप्लाई करें, सभी कंट्रीज इस ग्लोबल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करें। तो IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी चेंज हुई टू IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो IASC क्या बनाता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और IASB क्या बना रहा है? IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो 31 मार्च तक जैसा कि हमने देखा कि IASC इशू करती है IAS और 1 अप्रैल 2001 से IAS भी इशू कर रही है IFRS। यानी यही IAS अब फर्दर किस नाम से जाना जाता है? IFRS के। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शुरू करने से पहले जो प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICAI बनाती थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये क्या है? अभी भी प्रिवेल करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी प्रिवेल कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। और जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICAI बनाती थी, जो इंडिया में बनाए गए थे, इंडिया अपने बेसिस पे बनाता था, वो भी अभी चल रहे हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे जब पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया जाएगा तब इनका यूज बंद हो जाएगा या इनको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। फिलहाल अब इनमें कोई भी नए चेंजेस वगैरह नहीं लाए जाते हैं। जो चेंजेस लाए गए और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS अप्लाई करने के पहले तक थे वही इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में 29 जैसा कि स्टैंडर्ड्स थे, बट एट प्रेजेंट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ 27 हैं। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हटा दिया गया है, जिसमें से AS6 को हटाया गया है और AS8 को हटाया गया है। AS8 आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और AS6 आपका डेप्रिसिएशन से एसोसिएटेड है। प्लस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लोकल कंपनीज हैं या स्मॉल फर्म्स हैं वो अभी भी इसको यूज करती हैं। बाकी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है यानी इंड AS है वो लार्ज कंपनीज पे, बड़ी बड़ी कंपनीज पर अभी एप्लीकेबल किया गया है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? AS1 है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS3 है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS6 जैसा कि मैंने आपसे कहा हटा दिया गया है डेप्रिसिएशन, इसको आगे हम देखेंगे, इसको AS10 में मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट AS7 जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से एसोसिएटेड है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर दिया गया है, AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, AS16 borrowing cost, AS17 segment reporting, AS18 related party disclosures, AS19 है आपका leases, 20 है आपका EPS यानी earning per share, 21 है consolidated financial statements, 22 accounting for taxes on income, 23 है accounting for investment in associate in consolidated financial statements, 24 है आपका discontinuing operations, 25 है interim financial reporting, AS26 है intangible asset, 27 है financial reporting of interest in joint venture, 28 है impairment of asset और 29 है provision contingent liability and contingent assets। टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 हैं, लेकिन जब हम नंबरिंग के हिसाब से इनको देखेंगे तो आपको 29 नंबर्स तक आपको जाते हुए मिलेंगे। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या ये ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, दोनों ही हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे PGT हो, UPHESC हो,
अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस हो या यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन हो, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको एक दो क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी इंड एएस। अब आगे इंड एएस वर्ड का ही यूज हम करेंगे। हमने क्या देखा कि जो आईएफआरएस है, या तो हम जैसा है वैसा अडॉप्ट करें या तो हम कन्वर्ज करें। तो इंडिया में क्या किया गया, आईएफआरएस कन्वर्ज्ड इंड एएस को बनाया गया। अब इस इंड एएस को बनाने के लिए या तो कार्व्ड आउट किया गया है कुछ चीजों को, या फिर कार्व्ड इन किया गया है। कार्व्ड आउट शब्द का मतलब यहाँ क्या है, डिफरेंस। आईएफआरएस कन्वर्ज करके जो हमने इंड एएस बनाए हैं, आईएफआरएस से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जो इंड एएस में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर कुछ डिफरेंस है तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्व्ड आउट कहेंगे। सही तरीके से देखिए तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा आईएफआरएस है एज इट इज वैसा ही उसको यूज किया गया है, बट कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे कि टर्मिनोलॉजी की डिफरेंस हो सकती है, या कोई ऐसा स्टैंडर्ड हो सकता है जो हमारे यहाँ अप्लाई ना हो रहा हो, वो आपका आईएफआरएस से अलग हो सकता है। यानी वो क्या है, आईएफआरएस से कार्व्ड आउट है, दैट मींस डिफर है। अब टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि जो आईएफआरएस है उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो यूज होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इस वर्ड से हम लोग फेमिलियर नहीं है। इंडिया में क्या कार्व्ड आउट करके चेंज किया गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आईएफआरएस में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली होता है, उसका जो टर्म यूज होता है वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन इंडिया में हमारे लिए क्या है, ये फेमिलियर वर्ड नहीं है, हम इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमने क्या उसको यहाँ पर चेंज किया इंड एएस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरीके से बैलेंस शीट है, हमारे यहाँ इंड एएस में क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, बैलेंस शीट। आईएफआरएस में क्या यूज होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा क्या है, कार्व्ड इन। कार्व्ड इन का मतलब क्या है, कोई चेंज अगर है, कोई ऐसी चीज है जो आईएफआरएस में नहीं है बट हमने उससे ज्यादा एड ऑन कर लिया है, एड ऑन किया है हमारे इंड एएस में अकॉर्डिंग टू इंडियन एनवायरमेंट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो नाम और नंबर दिया गया है सेम इंड एएस में भी आपको मिलेगा। जैसे कि आईएएस 1 अगर है तो इंड एएस क्या होगा, ये 1 होगा। जो आईएएस 1 में दिया है वही आपको इंड एएस 1 में मिलेगा। दूसरा, सीक्वेंसिंग जब आप देखेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको आईएएस मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, वहां पर आईएएस की जगह आपको क्या मिलने लगेगा, आईएफआरएस। जो कि अभी हमने देखा कि आईएएस पहले था, उसी को बाद में चेंज करके बना दिया गया आईएफआरएस। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि आईएफआरएस जब आप देखेंगे तो आईएफआरएस पहला जो होगा उसका नंबरिंग है आईएफआरएस 1। पहले आईएएस 1 था, वो आईएएस की नंबरिंग जब खत्म हुई तो आईएफआरएस 1 से शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ नाम में तो कोई चेंज नहीं है, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नाम तो इंड एएस ही है। तो इंड एएस 1 जब एक बार आ चुका तो आईएफआरएस 1 के साथ हम इंड एएस 1 वापस से यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या किया गया कि आईएफआरएस 1 जहां है हमने क्या किया, 100 नंबर उसके साथ जोड़ दिया। तो इससे क्या बन गया, 101। कि आईएफआरएस 1 अगर है तो इंड एएस क्या हो गया, वो 101। 16 फरवरी 2015 को नोटिफाई किया गया था बाय एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने क्या नोटिफाई किया था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, और टोटल 39 इंड एएस इन्होंने नोटिफाई किए। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की गवर्नमेंट इनको इशू करती है
जो कि बनाए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के सुपरविजन में with the consultation of NFRA, that is National Financial Reporting Authority. अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ नंबरिंग देखिए क्या है, इंड AS 1, यानी अगर आपसे पूछता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, तो इंड AS 1 जो है आपका वो क्या है, सिमिलर है, सेम है टू IAS 1 यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो यहाँ पे देखिए पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंड AS 2 आपका एसोसिएटेड है इन्वेंट्रीज से, इंड AS 7 आपका एसोसिएटेड है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज से। अब यहीं आप देख सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो किससे एसोसिएटेड था, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नेक्स्ट है इंड AS 8 जो कि है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। इंड AS 10 है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इंड AS 12 है इनकम टैक्सेस, इंड AS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 19 है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 20 है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, 21 है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, 23 बोरोइंग कॉस्ट, 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, 27 separate financial statements, 28 investments in associates and joint ventures, 29 है financial reporting in hyperinflationary economies, जब किसी इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है वो बहुत जल्दी जल्दी तेजी से एक्सेसिव बढ़ते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल अगर जनरल प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो हम उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है Ind AS 32 financial instruments presentation, 33 earning per share that means EPS, 34 interim financial reporting, 36 impairment of assets, 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets, 38 है आपका intangible assets, 40 है investment property और नेक्स्ट है 41 जो कि है एग्रीकल्चर, यानी इंड AS 41 और IAS 41 दोनों क्या है, सिमिलर है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पहले के हैं जो ICAI बनाती है इंडिया में, देखेंगे आपकी उसमें कई सारी सिमिलैरिटीज आपको यहाँ के स्टैंडर्ड्स जो इंड AS है उससे भी मिल जाएंगी, क्योंकि पहले भी जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बेस लेकर के ही बनाए जाते थे, उनको ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते थे। अब आप देखिए यहाँ पे इंड AS 41 के बाद नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो गया, इंड AS 101, यानी यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया आपका IFRS 1। तो अलग से हमको IFRS या IAS को याद रखने की जरूरत नहीं है। इंड AS क्या है वो 1 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट नंबर क्या है उसका 41 है। IAS 1 है वो कहाँ तक जा रहा है, 41 तक, यानी ये आपका हो गया इंड AS 1 टू इंड AS 41। इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया आपका IFRS, तो IFRS 1 जहां से आया हमारा क्या स्टार्ट हो गया, इंड AS 101। इंड AS 41 के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका इंड AS 101, और जहां इंड AS 101 आया वहां हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर IAS यूज नहीं होगा, यहाँ से क्या चेंज हो गया, नया वर्जन आ गया IFRS। तो इंड AS 101 क्या है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 102 है शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, 105 है आपका नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, 106 है एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, 107 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर्स, 108 है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। नेक्स्ट है 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 111 joint arrangements, 112 disclosure of interest in other entities, 113 fair value measurement, 114 regulatory deferral account, 115 है आपका revenue from contracts with customer, 116 है leases,
लास्ट है यहाँ पे इंड AS 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कई ऐसे IFRS हो सकते हैं जो इंडिया में एप्लीकेबल ना हो, तो वो आपको यहाँ पर इंड AS में देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल IAS 26 भी है एक, जो कि इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ये है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स। ये क्या है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको इंड AS में ये देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इंड AS 104 दिया हुआ है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो IFRS 4 था जो, ये इंटरनेशनली रिप्लेस हो गया है विद IFRS 17, यानी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या है, IFRS 17 है। तो उस हिसाब से इंड AS 117 इशू नहीं किया गया है, इसलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंड AS 104 के नाम से जानते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS, तो हमने पहले देखा कि जो एप्लीकेबिलिटी इंड AS की वो क्या है, लार्ज कंपनीज पे है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बड़ी कंपनीज है, लार्ज कंपनीज हैं, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, लार्ज कंपनीज है, जैसे हम कह सकते हैं टाटा है, यहाँ पर इन पर इंड AS को पहले अप्लाई किया गया है। इसके अलावा किसके किसके लिए मैंडेटरी है ये देख लेते हैं। तो बैंक्स, NBFC और इंश्योरेंस कंपनीज को छोड़ करके किन के लिए इंड AS मैंडेटरी है। सबसे पहला है ऑल कंपनीज लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड हो या लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, उनके लिए इंड AS अप्लाई करना मैंडेटरी है। अदर देन कंपनीज लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसमें आपको दो तरीके की सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो इसके थ्रू लिस्टेड होती हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ होते हैं। दूसरा क्या है, SMEs हैं, या इसी में आगे इंक्लूड कर दिया गया स्टार्टअप्स, जो कि जनरली शुरू में लॉसेस में चलती हैं या छोटी कंपनीज होती हैं। उनको लिस्ट करने के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो मेन जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए उससे थोड़े इजी होते हैं। तो अगर कोई SME एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है, उसको छोड़ करके बाकी कंपनीज जो लिस्टेड है उन पर मैंडेटरी है इंड AS को यूज करना। दूसरा है अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹250 करोड़ और मोर। ऐसी कोई कंपनी जो अनलिस्टेड है लेकिन उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको भी इंड AS को यूज करना होगा। थर्ड है पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ अबव। जितनी भी कंपनीज की हमने अभी ऊपर बात की, इनकी अगर कोई पेरेंट कंपनी है, कोई सब्सिडियरी है, एसोसिएट है या किसी से ये जॉइंट वेंचर करते हैं, उस केस में इनको इंड AS को यूज करना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो लुकिंग बैक वंस द इंड AS आर अडॉप्टेड बाय द कंपनीज। अगर एक कंपनी ने एक बार इंड AS को अप्लाई कर लिया तो वापस से वो उसको चेंज नहीं कर सकती, कोई भी लुकिंग बैक नहीं है। हमने एक बार अगर अडॉप्ट कर लिया तो फिर हमको इंड AS को ही आगे कंटिन्यू करना होगा, हम वापस से ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कंपनी ने क्या किया कि एक साल इंड AS अप्लाई किया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल वो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज कर सकती है। अब उसको फर्दर किसे यूज करना पड़ेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी इंड AS को ही वो आगे यूज करेगी। वापस से चेंज नहीं कर सकती, पीछे नहीं जा सकती कि हमने एक बार इंड AS यूज किया, चलो अगले साल हम पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।